चलिए बाकी नहीं यार, कहाँ गए? विशाल विशाल आए थे ना, कुछ एक दो बच्चे और आए थे ना, विशाल को बुलाया था शाम सुबह वाले शाम को। कुछ कॉफियाँ तो दिख रही है, क्या हो गया? चलिए आ जाएंगे, पढ़ना होगा तो आ ही जाएंगे। हैं? अच्छा तुम लोग आंसर चेक किया था, लाना भूल गया ना आज। ठीक है स्लाइड्स। समुद्र विज्ञान हिंदी में क्या बोलते हैं? फिजिकल ज्योग्राफी का ही एक बड़ा पार्ट है ओशिनोग्राफी। तो जीएस में अलग से ऐसे कोई ओशनोग्राफी नहीं लिखा हुआ है। जीएस में जो है अलग से ओशनोग्राफी नहीं लिखा है सिलेबस में, फिजिकल ज्योग्राफी लिखा हुआ है। भौतिक भूगोल, विश्व के भौतिक भूगोल की विशेषताएं लिखा हुआ है ना। सिलेबस में देखेंगे तो पहला टॉपिक क्या लिखा हुआ है? विश्व के भौतिक भूगोल की विशेषताएं। तो इसी भौतिक भूगोल में है ना, इसी फिजिकल ज्योग्राफी में मैंने कहा था 3 बड़े पार्ट्स पढ़ेंगे हम लोग। जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया है जीएस के अकॉर्डिंग। ऑप्शनल के 1-2 टॉपिक्स बचे हैं, उसको 1-2 दिन में कवर कराऊंगा। फिर दूसरा है आपका जो है क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान। दूसरा बड़ा टॉपिक ये है, ये भी पढ़ना बाकी हम लोग का नए बच्चों के लिए। और तीसरा है आपका जो है ओशिनोग्राफी, ये आपका ओशिनोग्राफी समुद्र विज्ञान। तो ये हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो तीसरा बड़ा टॉपिक ये है। तो ये 3 बड़े टॉपिक्स है, सबसे बड़ा ये है, उससे थोड़ा छोटा ये है, उससे छोटा ये है। ज्योग्राफी में यदि देखेंगे तो मेन आपका फिजिकल ज्योग्राफी ही है। और बाकी जैसे अपनी इंडस्ट्री पढ़ी पूरा डिटेल में है ना, तो इंडस्ट्री जितने डिटेल में अभी पढ़ाया इस वाले बैच में उतना पहले नहीं पढ़ाया था, ठीक है। उतना भी अच्छे से और उतना अच्छे से पहले कॉमन टॉपिक है करके नोट्स वगैरह दे करके, तो इस बार मैंने उसको भी अच्छे से इंडस्ट्री वाला पूरा टॉपिक्स जो अच्छे से कवर कर दिया। वर्ल्ड्स इंडस्ट्री भी पढ़ा दी है, तो वहाँ से कोई क्वेश्चंस बाहर नहीं आएंगे, चाहे जीएस हो चाहे ऑप्शनल हो, है ना। जीएस में भी आपका इंडस्ट्री वाला चैप्टर है, और ऑप्शनल में पेपर फर्स्ट में इकोनॉमिक ज्योग्राफी में और आपका। तो सबसे पहले समुद्र के बारे में तो जानते ही हैं आप लोग। क्या जानते हो समुद्र के बारे में, बताओ? हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? क्या होता है? चलिए, मछलियाँ होती है, ठीक है। तो चलो ये तो पता है ना, खारा होता है पानी। भोजन करने के भी काम आता है। सही बात है। तो मैं ये बोल रहा था कि ठीक है, एक बार फरीदाबाद में क्लास ले रहा था, सामने एक ऐसी बच्चा बैठा था, तो उससे पूछा कि समुद्र का पानी खारा होता है। तो उससे मैंने पहला क्वेश्चन किया कि समुद्र का पानी खारा होता है ना, सबको पता है ना करके। तो बाकी सभी बच्चों ने हाँ बोला। एक सामने भाई साहब थे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने सोचा कि कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। मैंने दोबारा रिपीट किया कि समुद्र के बारे में जानते हो? तो बोले हाँ, समुद्र का पानी खारा होता है ना, ये तो पता है ना करके। तो उसके बाद बोलते सर मैं अभी तक पढ़ा नहीं हूँ। तो फिर मैं सोचा फिर क्वेश्चन नहीं समझा होगा, फिर मैंने दोबारा फिर रिपीट किया कि ये तो पता है ना कि समुद्र, ठीक है पढ़े नहीं कोई बात नहीं है, वो तो आज पढ़ेंगे, पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इतना तो पता है ना कि समुद्र का पानी खारा होता है। तो भी फिर वही रिप्लाई करता है कि सर मैंने पढ़ा नहीं है। तो मैं समझ गया कि इसके बाद पूछना बेचारे के लिए। और बाद में पता चला वो प्राइमरी टीचर है आपका, जो प्राइमरी टीचर है हरियाणा में, हरियाणा के स्कूल में एक। तो मैं सोचा कि फिर बच्चों का, वहाँ के बच्चों का क्या होगा। समझ गए? बताना तो पड़ेगा ना। फिर दूसरा फिर क्या हुआ कि बाद में पता चला कि उस समय की भर्ती क्या था, वहाँ पे चौटाला का टीचर घोटाला हुआ था, ठीक है। वहाँ एक सीएम थे, पूरा नाम तो याद नहीं आ रहा है, सरनेम उनका चौटाला था। तो उन्होंने बहुत बड़ा टीचर घोटाला किया था। तो समझ में आ गया कि उस टीचर घोटाले की भर्ती थे वो, इसलिए उनको
उनको ये भी कॉमन सेंस नहीं पता था कि समुद्र का पानी क्या होता है, खारा होता है। तो समझ में आ गया था बाद में। चलिए, तो पृथ्वी पर आते हैं। तो पृथ्वी पर आप जानते हैं कि दो चीज़ें हैं सबसे, है ना, यदि प्रमुख उच्चावच की बात करते हैं, पृथ्वी पर यदि प्रमुख उच्चावच, है ना, हो गया तुम लोग का? मैंने कहा ना कि जब लेट आते हो तो ऐसा बैठो कि सामने वालों को डिस्टर्ब ना हो। तो पृथ्वी पर यदि बात करें, ध्यान से सुनो, पृथ्वी पर यदि बात करें तो पृथ्वी पर दो प्रमुख उच्चावच के रूप में जाने जाते हैं। आपका जो है, एक हो गया महाद्वीप, एक आपका पृथ्वी पर क्या है, महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट्स है, और दूसरा फिर क्या है आपका जो है, ओशियंस है, महासागर है। तो पर एक कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वी पर प्रमुख उच्चावच या प्राथमिक उच्चावच, प्राइमरी रिलीफ्स, प्राथमिक उच्चावच, प्राइमरी रिलीफ। तो प्राथमिक उच्चावच किसको बोलेंगे हम लोग? ये दो मुख्य उच्चावच है, महाद्वीप और ओशियन, ओशियन फ्लोर, और उस पर जो पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, आपका प्रमुख या प्राइमरी उच्चावच। उसके बाद सेकेंडरी उच्चावच, ये हो गया प्रमुख या प्राइमरी उच्चावच। उसके बाद हम लोग आते हैं सेकेंडरी, द्वितीयक उच्चावच। तो सेकेंडरी में किसको रखेंगे? हाँ, तो प्राइमरी सेकेंडरी में रखेंगे जो अंतर्जात बल से निर्मित हुए हैं, इंडोजेनेटिक फोर्स, अंतर्जात बल से एंडोजेनेटिक फोर्स से बनते हैं, बने हुए, उसको हम लोग किस में रखते हैं आपके जो है, सेकेंडरी में। उसको हमने किस में रखा हुआ है आपके जो है, सेकेंडरी में रखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि प्राइमरी उच्चावच में कौन आता है, सेकेंडरी उच्चावच में कौन आता है। तो आंसर क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फिर एक तृतीयक उच्चावच भी होता है, टर्सरी। हाँ, अन्नो रिकॉर्डिंग में डाल देना और पानी की बोतल भिजवा देना, ठीक है। टर्सरी रिलीफ, तृतीयक उच्चावच। तृतीयक में कौन आएंगे? हाँ, ठीक है। तो तृतीयक में आ जाएंगे आपके जो एक्सटर्नल फोर्स एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स जो बनेंगे, बहिर्जात बलों से जितनी भी निर्मित स्थलाकृतियां हैं, बहिर्जात बलों से निर्मित जितनी भी स्थलाकृतियां हैं, वह किस में जाएंगे आपके जो है, एक्सोजेनेटिक फोर्स से बनी हुई टोपोग्राफी लैंडफॉर्म्स किस में आ जाएंगे आपके, तृतीयक में आ जाएंगे। मतलब वी आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन, जलप्रपात, हवाओं के द्वारा जो भी आपने यार्डंग, ज्यूगेन, छत्रक, सीला, ये सब देखा आपने, ठीक है। ये सब किस में आएंगे आपके, जितने भी है लैंडफॉर्म जो इरोजनल और डिपोजिशनल प्रोसेस से बने हुए, डेन्यूडेशनल प्रोसेस से बने हुए, अनाच्छादन की प्रक्रियाओं से बने हुए, उन सबको हम किस में रखेंगे आपके जो है, तृतीयक में रखेंगे। आया समझ में पहली बात? तो कभी यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है आपका कि प्राइमरी रिलीफ कौन से है, सेकेंडरी किसको कहते हैं, टर्सरी किसको कहते हैं। तो इसका आंसर निकालोगे अब आराम से, दिमाग लगा के निकालोगे ना। प्राइमरी में दो ही है मेन, आपकी पृथ्वी पर देखेंगे, एक महाद्वीप है, दूसरा महासागर है, और उन पर फिर जो बने हुए पृथ्वी के अंतर्जात बलों से बने हुए, है कि नहीं। जैसे ज्वालामुखी उद्गार हो गया तो ज्वालामुखी पर्वत बन गया, दो प्लेटों के टकराने से वलित पर्वत बन गया। तो पर्वत हो गए जो आंतरिक बल से बने हैं, ठीक है। उत्थान से पठार बने हुए, तो सब किस में आएंगे आपके जो तिब्बत का पठार है उत्थान से बना है। कुछ पठार डिपोजिशन से बनते, जैसे लोयस पठार है। लोयस बताया था क्या होता है,
क्या होता है नासरीन? लोएस्ट वर्ड कहाँ पे यूज किया था हमने? हाँ, हवाओं के द्वारा, पवनों के द्वारा जो निक्षेप से बनते हैं, है ना, पवनों के निक्षेप से बनते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपका लोएस्ट कहते हैं। तो लोएस्ट का पठार किस में आएगा? टर्सरी में आएगा, है ना। लेकिन तिब्बत का पठार किस में आएगा? द्वितीयक में आएगा। तिब्बत का पठार का निर्माण आपके उत्थान से हुआ है ना। पठार भी शायद मैंने आप लोगों को पठार के प्रकार पढ़ाए थे, विश्व के पठार देखे थे, पठार के प्रकार पढ़ाए थे उसमें, तो उसमें भी मैंने कुछ चीज़ें बताई थी आपको जो। तो इस बेस पे आपको क्वेश्चन का आंसर निकाल लेना है कि प्राइमरी में आएंगे कि द्वितीयक में आएंगे कि तृतीयक में आएंगे। आया समझ में? चलिए, अब हम लोग आते हैं पृथ्वी पर कितना % जल है ना। 71% आपका जो है वाटर है, 71% क्या है? लगभग वाटर है। और 29% आपका क्या है? महाद्वीप है। 29% क्या है आपका जो है? महाद्वीप है। आया समझ में? तो पहला, इस जल में, ये तो महासागर का जल आ ही जाता है, इसमें पूरे पृथ्वी पर देखेंगे तो ओनली 3% मीठा जल है। ओनली 3% क्या है आपका जो है? फ्रेश वाटर है, जो नदी, झील और ग्लेशियर्स वगैरह में मिलते हैं। नदी में, झीलों में और ग्लेशियर्स में मिलते हैं 3%। तो समझ सकते हो कि हमारे लिए जीने के लिए मात्र 3% ही क्या मिलता है? पानी है। और उसको भी हम लोग वेस्ट करते हैं, तो एक समय के बाद पानी नहीं रहेगा, और इसी से जीव जंतु वनस्पति भी जिंदा रहते हैं, ठीक है नहीं। स्थल के रहने वाले इन्हीं से जिंदा रहते हैं आपके जो। तो ये ध्यान में रखना है, ग्लेशियर्स में है आपका। उसके बाद इसमें भी देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में वाटर कितना है? 0 डिग्री इक्वेटर, जानते हैं आप लोग, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। जो नए बच्चे हैं उनको एनसीईआरटी के नोट्स दिए, उसको पढ़ते हो, ये घर में सजा के रख लियो पूजा करने के लिए। तो जैसे ज्योग्राफी चल रहा है, तो ज्योग्राफी के एनसीईआरटी भी साथ साथ, है ना, पढ़ लेना। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध पढ़ रहे हो? डीप क्या नाम है? वीणा, साक्षी, जैसे ज्योग्राफी की क्लास चल रही थी, ज्योग्राफी के एनसीईआरटी भी साथ साथ, कुछ नई चीज़ें नहीं मिलेंगी, एक आध दो फैक्ट्स वगैरह हो सकते हैं जो क्लास में छूट जाए, वो मिल सकते हैं, बाकी तो लगभग चीज़ें करा ही देता हूँ। उसी प्रकार इकोनॉमी की चल रही थी, इकोनॉमी के एक बार उल्टा लो पूरा का पूरा, साथ साथ जो चल रहा है साथ साथ उसके साथ चलना है। लेकिन चिंता किस बात की होती है ना, हम लोग जो हो गया है उसके वो क्यों अच्छा से नहीं, उसको और पढ़ना बाकी, वो कब चलेगी टॉपिक पूछते रहते हैं। कई लोग पूछते हैं कॉन्स्टिट्यूशन फिर से कब चलेगा, जिनका हो गया वो भी पूछते हैं, ठीक है। तो जो हो गया उसको अभी बाद में जब चलेगा तब पढ़ लेना फिर से। अभी जो चल रहा है उस पर फोकस, इकोनॉमी चल रहा है और आपका क्या चल रहा है? ज्योग्राफी। तो पूरा फोकस किस पे होना चाहिए? उसी पे होना चाहिए। तो जो बच गया उसकी चिंताएं कई लोग करते हैं कि ये टॉपिक बचे हुए कब होंगे करके। तो हम लोग वर्तमान में नहीं जीते हैं, कहाँ जीते हैं? भूतकाल या भविष्य काल में। जबकि जीवन सिर्फ क्या होता है? वर्तमान काल होता है। और उसके चक्कर में वर्तमान काल की जो चीज़ें वो भी अच्छे से नहीं हो पाती है। तो चाहिए है ना, मुंडी लहरी मिताली, लेकिन ठीक है उसके बाद भी नहीं सीखोगे। चलिए, कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी टेस्ट लिया था मैंने, दोबारा लिखने कहा, कितने लोग ने लिख लिया? आकांक्षा ने अच्छा लिखा, इम्प्रूवमेंट नहीं, अच्छा इम्प्रूवमेंट, आप उतने सिलेक्शन के लायक तुम लिख लिया हो। हाँ, अब टाइम कितना लगा मुझे नहीं पता, लेकिन टाइम पर्टिकुलर उतने टाइम पे उतना लिख लेते, उसका मतलब उतने काफ़ी है सिलेक्शन के लायक
ना, तुमने अभी लिखना स्टार्ट किया तो इसकी कॉपी देखना, कम करना है और ठीक है। हमने एलेबोरेट करके बहुत ज़्यादा लिखा, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। वी आकार की घाटी के बारे में लिखना है तो सिर्फ इतना ही, इन नदी के द्वारा ऊपरी या युवावस्था में लंबवत अपर्दन के फलस्वरूप गहरी घाटी का निर्माण होता है, जिसकी आकृति कैसी होती है, वी के समान होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वी आकार की घाटी कहते हैं। बस इतना ही काफ़ी है। अब उसमें बहुत ज़्यादा, उसका गौर्ज है तो वी आकार की घाटी में की गहराई में और वृद्धि हो जाती है, इसको क्या बोल देते हैं, निरंतर लंबवत अपर्दन से, कटाव से और ज़्यादा गहरी हो गई तो कैनियन बोल देते हैं। तो उसी में पूरा का पूरा कम शब्दों में आ जाएगा। तो शब्दों को कम यूज करना, धीरे धीरे सीखना है, धीरे धीरे आएगा। अभी तो जितना आता है दिमाग में, जितनी भावनाएं आती है उसको लिखना सीखो, उसके बाद उसको कम कैसे करना है, धीरे धीरे होगा वो, ठीक है। टाइम कैसे कम होगा वो भी धीरे धीरे होगा। तो अभी पहले तो लिखना सीखो, चलना सीखो। एनीवे, तो उत्तरी गोलार्ध में जो है और दक्षिणी गोलार्ध में तो जल की मात्रा किस में ज़्यादा है, बताओ कॉमन सेंस लगा के, है ना। जल की मात्रा जो है आपका सदर्न हेमिस्फीयर में जल अधिक है, महासागर अधिक है यहाँ पे जो है। तो यहाँ पे 4/5 महासागर है और बाकी जो बच गया आपका, है ना। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध को हम लोग जलीय गोलार्ध बोल सकते हैं और इसको क्या बोल सकते हैं, आप क्या जो है स्थलीय गोलार्ध बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आप क्या जो है स्थलीय गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध के 4/5 और 1/5 आ जाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध में। तो 4/5 का मतलब कितना परसेंटेज हो गया, 4/5 का मतलब परसेंटेज कितना होगा, जल्दी बताओ सीसेट वालों। ठीक है, 80% हुआ ना भाई, 4/5 का मतलब। तो 80% आपका दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, जल है लगभग, और उसका उल्टा हो जाएगा स्थलीय गोलार्ध। यहाँ पे 80% स्थल है और 20% क्या है आपका जो है जल है। आया समझ में। तो ये कुछ पॉइंट्स है आपके जो है समुद्र के बारे में ध्यान में रखना है। चलिए अब आते हम लोग स्टार्ट करते, बेसिक जानकारी हो गई समुद्र के बारे में। तो अब हम लोग आते हैं समुद्र की जो तली है आपका जो है, समुद्र का निर्माण कैसे हुआ होगा, महासागर का निर्माण। महासागरों का निर्माण कैसे हुआ होगा, ठीक है। तो पृथ्वी का जो निर्माण है वह लगभग हम लोग कितने साल मानते हैं, आपका जो 4.6 बिलियन ईयर्स, यही मानते हैं ना, 4.6 अरब वर्ष या 460 करोड़ वर्ष मानते हैं। या रेंज पूछेगा तो इन बिटवीन 4.5 से 4.6 बिलियन ईयर्स मान के चलते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति या पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है उसकी एज कितनी है लगभग, है ना। लिखते जाओ जल्दी जल्दी, थोड़ा साथ में कलम भी चलाते रहो। एक क्वेश्चन आपका आया था यूपीएससी प्रीलिम्स में ही, और वो एनसीईआरटी के एक पैराग्राफ में दिया हुआ है ना। क्वेश्चन टफ था लेकिन दिया किसमें, वो 11वीं क्लास की जो तो फिजिकल ज्योग्राफी का एनसीईआरटी, उसी में एक पैराग्राफ में दिया है उसका, और वो मैं क्लास में डिस्कस भी किया था। तो पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी के निर्माण के लिए जो मेन थ्योरी उसको हम किसको मानते हैं, बिग बैंग थ्योरी, इसको मानते हैं आपका जो है। बाकी डिटेल पढ़ेंगे इसको बाद में, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत।
है ना। इसको पुराने बच्चों को पढ़ाया होगा मेरे ख्याल से, राहुल पढ़ाया था कभी? यूनिवर्स वगैरह पढ़ा दिया ना तुम लोग को, उसी में पढ़ाया था बिग बैंग सिद्धांत। तो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार जो है एक किसी अत्यधिक सघन पिंड के विस्फोट से पूरे यूनिवर्स का निर्माण हुआ। पृथ्वी का तो हुआ ही है, बिग बैंग थ्योरी से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड का निर्माण बिग बैंग, इसी ब्रह्मांड का भाग हमारी पृथ्वी है, इसी ब्रह्मांड का भाग हमारा क्या है आपका जो है। तो जब विस्फोट हुआ तो तापमान लाखों डिग्री सेंटीग्रेड था। तो पृथ्वी का जब निर्माण हुआ तो पृथ्वी क्या थी जो है, गर्म तप्त मैग्मा थी, आग के गोले के समान थी। पृथ्वी क्या थी आपका जो है, आग का गोला थी, फायर बॉल के रूप में थी आपकी जो है। आई ना बस समझ में, मतलब अत्यधिक गर्म थी। तो धीरे धीरे फिर क्या होती गई, ठंडी होती गई, धीरे धीरे करके जो हुआ क्या होती गई आपकी जो है, ठंडी होती गई। तो जब ठंडी होती गई तो आपका क्या हुआ, जो पूरी तरह ठंडा हो गया, ठोस हो गया, तो वही क्या बन गए आपके, सबसे पहले महाद्वीप बन गए। ठंडी होकर के क्या बन गए आपके जो है, महाद्वीप। हालांकि महाद्वीप धीरे धीरे ठंडे हुए और इस कारण से ग्रेनाइट क्रस्ट से बना हुआ है महाद्वीप, बताया था ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। महाद्वीप किससे बने हुए आपके जो है, ग्रेनाइट, कॉन्टिनेंट्स जो है ग्रेनाइट रॉक से बने हुए। धीरे धीरे ठंडा हुआ। जब ठंडी हो रही थी पृथ्वी तो कई सारी गैसेस थी, वो सब धीरे धीरे करके क्या होते गई आपका जो है, जो हल्की गैस है वो बाहरी एटमॉस्फेयर में चली गई, जो भारी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ये सब नीचे की ओर आपके जो है बैठते गए। तो जलवाष्प के संघनन, जलवाष्प का संघनन हुआ होगा। संघनन का मतलब इंग्लिश में कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। संघनन का मतलब होता है जलवाष्प का जल में परिवर्तन। संघनन, कंडेंसेशन इंग्लिश में। तो संघनन का मतलब होता है जलवाष्प का जल में परिवर्तन, है ना। जैसे इस कमरे में यदि ठंडी बोतल लाएंगे हम लोग पानी की, तो उसके चारों ओर क्या जमा हो जाएगा, पानी जमा हो जाता है। उसके चारों ओर पानी जमा हो जाता है। तो पानी कहाँ से आया, कहाँ से आया उदित? तो एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है, जलवाष्प है कि नहीं, तो वो क्या हो गई आपकी जो है, तापमान की कमी के कारण से, तापमान की कमी के कारण से क्या हो गई, इस ठंडे बोतल के चारों ओर क्या हो गई आपकी जो है, वाटर में कन्वर्ट हो गई, है कि नहीं। तो वह प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी, संघनन कहलाती है। वह प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी जो है, संघनन कहलाती है। आ रही बस समझ में। तो संघनन का सिंपल सा मतलब, बाकी क्लैम्पला जी में डिटेल पढ़ा दूंगा, अभी याद रखो जलवाष्प का जल में परिवर्तन। जलवाष्प का जल में परिवर्तन क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। जैसे ओस बनती है, तो ओस कैसे बनती है, ओस कहाँ से बनी, ठंडी की ऋतु है, सुबह उठते होंगे तो ओस के दर्शन होते होंगे, ठीक है, उठते होंगे सुबह तो हाँ, तो बताओ नासरीन, वो पानी ओस कहाँ से आया, संज्ञा समझ में आया एक वर्ड में। अभी जलवाष्प का जल में, इस कमरे में जलवाष्प है, उसका जल में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, संघनन कहलाएगी। आगे बस समझ में। तो ओस कैसे बनती, पानी के पत्तों के ऊपर, पत्तों के ऊपर ज़्यादा बनती है। क्यों बनती है पत्तों के ऊपर ज़्यादा, ठीक है, संघनन। और राहुल बाबू, बाबू बोलूँ बाबा बोलूँ
राहुल तारा मुंह, नाम में क्या रखा है? राहुल तो राहुल ही है। नाम बाबा बोलूँगा तो थोड़ी चेंज हो जाओगे, रहोगे तो वही। राहुल गांधी वाली फीलिंग आती है क्या? तो चलिए, मेरे लिए तो सब कुछ क्या बोलते हैं, जो निकल गए वही हो। एनीवे, कहने का मतलब है कि पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन होता है। पत्तियों से क्या होता है, पत्तियां क्या करती है, जल का निष्कासन करती है। तो पत्तियों के ऊपर जल की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए ओस जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलेंगे, तो पत्तियों के ऊपर मिलता है, तो संघनन की प्रक्रिया के द्वारा। तो जलवाष्प, तो यहाँ पर क्या है कि जब धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती गई तो वायुमंडल में जो जलवाष्प के कण रहे होंगे वह संघनित होकर के पृथ्वी के ऊपर क्या होते गए, पानी के रूप में, जलवाष्प का संघनन हुआ और पृथ्वी के ऊपर पानी के रूप में क्या होते गए, आपके जो है जमा होते गए। आई ना बात समझ में? पृथ्वी के ऊपर क्या हुआ, पानी के रूप में गिरते गए, जमा होते गए। लेकिन शुरुआत में तापमान बहुत ज़्यादा था तो कुछ तो भाप बन के फिर उड़ गए होंगे, फिर धीरे धीरे और ठंडा हुआ तो फिर जलवाष्प पानी के रूप में कन्वर्ट हुए होंगे। तो इस तरीके से पृथ्वी की सतह पर धीरे धीरे पानी भरना स्टार्ट हो गया होगा, और जब पानी जमा स्टार्ट हो गया तो उसके नीचे की परत जो और तेजी से ठंडी हुई होगी, है ना। तो इसीलिए क्या बन गए फिर आपका जो है महासागरीय जल के भरने से, और इसलिए महासागरीय जो क्रस्ट है वह जल्दी ठंडी हुई। जैसे पानी भरना स्टार्ट हुआ उसके नीचे की क्रस्ट क्या हो गई आपकी, तेजी से ठंडी हुई, और इस कारण से उसको हम लोग बेसाल्ट कहते हैं। तो महासागरीय क्रस्ट जो है बेसाल्ट से बनी है, ये बताया था मैंने पुराने बच्चों को। और महाद्वीपीय क्रस्ट किससे बनी हुई है, आपके ग्रेनाइट से बनी हुई है। आया समझ में? आपका जो है लाइट कैसे बंद हो गई? चलिए आगे। तो पहला पॉइंट तो याद रखना कि महासागरीय क्रस्ट किससे बनी है, तो बेसाल्ट से बनी है, और महाद्वीपीय क्रस्ट किससे बनी है, तो ग्रेनाइट से, राइट। अब आते हैं हम लोग इसके आगे की चीजें। तो महासागर कैसे बने समझ में आ गया? महासागर कैसे बने वो समझ में आ गया ना भाई? ये 4 नंबर की लाइट कैसे बंद हो गई? लाइट गोल हुई क्या? नहीं सर। तो 4 नंबर की लाइट कौन बंद कर दिया? लाइट मतलब ये वाली, हाँ ठीक। पानी की बोतल भिजवाना नहीं यार, बोला तो होने की जगह ला रहा हूँ। किशन को बोल, ओ सॉरी किशन बोलता हूँ उसको, सुनील को। चलिए अब आते हैं हम लोग महासागर का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। महासागरीय तली। तो महासागरीय तली किसको बोलते हैं? ओशनिक फ्लोर। तो जिसके ऊपर पानी महासागर का भरा हुआ है वो क्या कहलाएगी आपकी, जो ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, महासागरीय तली कहलाती है, ओशनिक फ्लोर कहलाता है। ओशनिक फ्लोर ये वाला जो पार्ट है आपका जो है आया समझ में? ये क्या कहलाता है आपका जो है ओशनिक फ्लोर कहलाता है। और यही ओशनिक फ्लोर बेसाल्ट से बना हुआ है। यही ओशनिक फ्लोर किससे बना हुआ है आपका जो है बेसाल्ट से बना हुआ है, ये ध्यान में रखना है। तली, तो तली वर्ड यूज करेंगे तो याद रखना ये इसकी बात हो रही है, बॉटम या फ्लोर, बॉटम भी बोल देते हैं तली के लिए, बॉटम वर्ड। और सी लेवल का मतलब पानी के सतह, समुद्री जल के ऊपरी जो तल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, समुद्र तल कहते हैं, सी लेवल कहते हैं। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सी लेवल की बात करेगा तो वाटर जो अपर सरफेस है उसको हम लोग सी लेवल कहते हैं, और जिसके ऊपर समुद्र है उसको हम लोग क्या कहते हैं आपका जो है महासागरीय तली कहते हैं। ठीक है, चलो आगे।
अब ये जो महासागरीय तली है ये एकदम इस तरीके से फ्लैट नहीं है, समतल नहीं है ना। जिस तरीके से पृथ्वी के महाद्वीपों के ऊपर है ना, हमारे पृथ्वी के महाद्वीपों के ऊपर पर्वत पठार मैदान पाए जाते हैं है ना। पृथ्वी पर महाद्वीप है हमारे, ठीक है। तो इन महाद्वीप पे पर्वत पाए जाते हैं, पठार पाए जाते हैं, है कि नहीं। आपके जो है मैदान पाए जाते, समतल क्षेत्र पाए जाते। तो उसी प्रकार से इस महासागरीय तली पर भी जो है समतल सपाट न होकर के इसमें भी अलग अलग क्या पाए जाते हैं, भू आकृतियाँ पाई जाती है। कोई इस तरीके से दिखाई देती है, कुछ पर्वत के समान ही, तो समुद्री पर्वत बोल देते हैं, सी माउंट्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं आपका, सी माउंट्स कहते हैं। कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, उसको हम लोग कह देते हैं आपका गुएट, GUYOT। कुछ नए वर्ड भी आएंगे, तो ये गुएट नया वर्ड है आप लोग के लिए। तो कटक हमने देखा था, ठीक है, कि महासागरों के अंदर जो है इस तरीके से ज्वालामुखी पर्वतों की जो श्रृंखला पाई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपके जो महासागरीय कटक कहते हैं। महासागरीय कटक आपका जो है मध्य सागरीय कटक या महासागरीय कटक, या आपका जो है ओशनिक रीजेस कहते हैं आपके जो है। याद आ रहा है ना भाई। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि महासागरीय जो तली है वह पूरी तरह से सपाट नहीं है, उस पर भी कई सारे उच्चावच पाए जाते हैं। इस तरीके से कई सारे क्या पाए जाते हैं, उच्चावच। उच्चावच का मतलब मैंने बता चुका हूँ कि जितने भी पृथ्वी पर ऊंचे नीचे भाग है उसको वन वर्ड में हम लोग क्या कहते हैं, उच्चावच कहते हैं। या इसी को अलग अलग भू आकार के है तो इसको भू आकृति भी इसी को बोलेंगे, है ना, या स्थलाकृति भी इसी को बोलेंगे। इंग्लिश में लैंड फॉर्म्स, टोपोग्राफी सब एक ही सिमिलर सिनोनिम्स के रूप में वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग। समझ गया ना भाई, कि उच्चावच, भू आकृति, स्थलाकृति सब क्या है आपके जो है इंग्लिश में लैंड फॉर्म्स, टोपोग्राफी। आ रही बात समझ में। तो जैसे मैंने कहा कि प्रमुख उच्चावच दो हो गए, उसमें द्वितीयक तृतीयक उच्चावच देगा, तो उसी को प्रमुख भू आकृतियां कौन सी पृथ्वी पर, तो वो भी वर्ड आपके महाद्वीप और महासागर। द्वितीयक स्थलाकृतियां कौन सी है, तो जो अंतर्जात बलों से बने होंगे उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी लैंडफॉर्म, सेकेंडरी टोपोग्राफी में रखेंगे। और बहिर्जात बल से बनेंगे उसको तृतीयक भू आकृति या तृतीयक स्थलाकृति में रखेंगे। तो ये लगभग ये वर्ड जो है आपके सिनोनिम्स रूप में यूज करना है, समानार्थी शब्दों के रूप में। आ रहा है समझ में यहाँ तक। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि महासागरीय तली में किस प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, उसके बारे में आने वाले हैं। तो महासागरीय तली के उच्चावच करके हेडिंग डालेंगे हम लोग। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। बेसिक से लेके चल रहा हूँ, एकदम शुरू से लेकर के पूरा महासागर के अंदर जो जो होती है और जो हमारे एग्जाम्स के काम के लायक है उसको घूमेंगे, उसको देखेंगे, उसको समझेंगे। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। आ रहे हैं बच्चों को समझ में, आ रहे ना समझ में, साथ साथ चल पा रहे हो। क्या हो गया, समझ में आ रहा है, पूछ रहा हूँ। साथ साथ चल पा रहे हैं ना करके, कि जो पढ़ाना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ। अभिषेक ठीक है, कल कहाँ गायब हो गए थे? हाँ, शकल से तो लग रहा है। ठीक है, ठीक है। मौसम ठंडा होने जा रहा है, ठंडा होते जा रहा है, तो गर्म कपड़े पहनने का कष्ट करेंगे तो तबीयत खराब नहीं होगी, और हीरो बनकर घूमने की कोशिश करेंगे तो तबीयत खराब होगी। सही बात है कि नहीं। ठंड लगे चाहे न लगे, गर्म कपड़े पहन के, जैसे हम भी तो तुम्हारे साथ में ही रहते। तबीयत खराब में साल में एक आध दो बार बुखार आता होगा, उसके पहले कभी मैंने क्लास बंद ना, ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है हमें अपने शरीर का। क्यों? क्योंकि हम खराब होकर तुम्हारी क्लास बंद हो जाती है, तो इसलिए अंदर पसीना भी आते रहता है ना। शाम वाली क्लास में तो भी मैं वो गर्म कपड़े पहन के पढ़ाता हूँ,
राहुल को पूछना, वो गर्म कपड़े अंदर पसीना आते रहता है तो भी, क्योंकि मालूम है कि वो ठंडा गर्म करूँगा तो फिर मेरी तबीयत बुखार आएगा। बॉडी बुखार क्यों आता है? क्योंकि बॉडी जो है तुरंत एडजस्ट नहीं कर पाती है, अचानक से ठंडी, अचानक से गर्मी। तो हम क्या करते, थोड़ी सी गर्मी लगती कपड़े निकाल देते हैं, ठंडी लगती तो भले नहीं पड़ते, कूटते रहते ऐसे करके। तो इसीलिए ठंडी गर्मी यदि लगती भी हो, थोड़ा देर गर्मी पसीना आ रहा है तो उसको बर्दाश्त कर लो, उससे क्या होगा, बॉडी अपने आप ही टेम्परेचर के हिसाब से नॉर्मलाइज होती है। तो साइंस है, तो बायोलॉजी पढ़े हो तो उसको यूज भी करो। मिताली, हाँ नहीं, अभी तुमको निमोनिया हो गया था ना, तो निमोनिया क्यों होता है पता है ना? ठंडी लगने से ही होता है। तो क्यों हुआ होगा? शौकीन मर गया जाड़े से। महासागरीय तली के उच्चावच है ना, रिलीफ्स ओशनिक फ्लोर, रिलीफ्स ऑफ ओशनिक फ्लोर कर लो, या इसको हम लोग बॉटम टोपोग्राफी या सब मेरीन टोपोग्राफी भी कहते हैं। अधः सागरी उच्चावच, अधः सागरी उच्चावच, क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते, वर्ड यूज कर सकता है, शब्दों को समझना है। अधः सागरिक उच्चावच, सब मेरीन रिलीफ्स या रिलीफ्स ऑफ ओशनिक फ्लोर, या बॉटम टोपोग्राफी भी बोल सकते हैं। अधः सागरी उच्चावच या तली स्थलाकृतियां, समुद्र तलीय, समुद्र की तली स्थलाकृतियां। तो कुछ इनमें से कोई भी वर्ड पूछे, इसके अलावा भी कोई वर्ड यूज करे तो समझ जाना है कि किसके बारे में पूछा जा रहा है। बॉटम टोपोग्राफी, और इसका इंग्लिश लिख लेंगे रिलीफ्स ऑफ ओशनिक फ्लोर। समझ गए ना? तो सिलेबस में ऑप्शनल में भी देखेंगे तो ये टॉपिक अलग अलग महासागरों के नाम से है। तीनों महासागरों का नाम दिया होगा, उसके उच्चावच करके लिखा होगा, राइट, उसके तली उच्चावच करके लिखा होगा। तो दोनों सिलेबस साथ में रखेंगे, जीएस का और ऑप्शनल का भी। तो उतना पढ़ने के बाद न जीएस में कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा, नहीं ऑप्शनल में। तो अधः सागरी उच्चावच, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि अधः सागरी उच्चावच का मतलब आप क्या समझ रहे हो। एक लाइन परिभाषा, डेफिनेशन, या महासागरीय तली के उच्चावच या अधः सागरी उच्चावच। तो उच्चावच का मतलब समझ गया, ऊंचे नीचे भाग जितने भी है, और अधः सागरी का मतलब सागर के अंदर, अधः मतलब नीचे, सागर के नीचे, या और नीचे का मतलब तली से हो गया। तो सागर की तली पे पाए जाने वाले उच्चावच, जैसे मैंने बताया अभी कि सागर की जो तली है, सागर की जो तली है पूर्णतः सपाट नहीं है, इस पर भी जो है महाद्वीपों के समान ही कुछ ऊंचे पर्वत है ना, कुछ पर्वत टाइप की स्थलाकृति पाई जाती है, पठार टाइप की स्थलाकृति पाई जाती है, ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधः सागरी उच्चावच कहते हैं। तो एक लाइन परिभाषा क्या लिखेंगे कि महासागरी तली पर पाए जाने वाले ऊंचे नीचे भाग, महासागरी तली पर पाए जाने वाले ऊंचे नीचे भाग, जैसे महाद्वीपों पर पर्वत पठार मैदान पाए जाते हैं, समझ में। महासागरीय तली पर पाए जाने वाले ऊंचे नीचे भाग, अपर एंड डीपर पार्ट्स फाउंड ओवर द ओशनिक फ्लोर्स, या वेरियस काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स टोपोग्राफी आल्सो फाउंड ओवर द ओशनिक फ्लोर सिमिलर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या कॉन्टिनेंटल पार्ट। आ रही बात समझ में? कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, मेरी भावनाएं समझ कि जिस प्रकार महाद्वीपों पर पर्वत पठार मैदान सब मिलते हैं, उसी प्रकार महासागरी की तली पर भी जो है ऊंचे नीचे जो भाग पाए जाते हैं, पर्वत पठार के समान स्थलाकृतियाँ पाई जाती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आप क्या जो है अधः सागरी उच्चावच कहेंगे, महासागरी तली के उच्चावच कहेंगे। आया समझ में? तो एक लाइन परिभाषा पता होना चाहिए। अब उसके बाद आएंगे
कि उच्चावच कौन कौन से पाए जाते हैं। तो अधसागरीय उच्चावचों को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसके दो पार्ट्स या टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपके जो है प्रमुख उच्चावच, महासागरीय तली के समुद्र के अंदर अधसागरीय उच्चावचों में मेजर लैंडफॉर्म्स या मेजर रिलीफ्स, और दूसरा जो है ना प्रमुख उच्चावच या प्रमुख स्थलाकृतियाँ, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं। मैंने कहा उच्चावच के लिए स्थलाकृतियाँ वर्ड पहले ही बता दिया है। दूसरा द्वितीयक उच्चावच या गौण उच्चावच, सेकेंडरी या माइनर लैंड फॉर्म्स करके भी वर्ड यूज कर सकते हो। सेकेंडरी या माइनर लघु स्थलाकृतियाँ, लघु स्थलाकृतियाँ या लघु उच्चावच। ये वृहद उच्चावच, प्रमुख उच्चावच या वृहद उच्चावच, समझ में आ रहा है ना। वर्ड शब्द थोड़ा सा इधर उधर हो सकते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। पहले तो दो भागों में डिवाइड करेंगे, उनके नाम लिखेंगे और फिर आगे पढ़ेंगे। चलो आगे, समझ में आ रहा है। समुद्र के अंदर गोता लगा ले रहे हो। चलिए, तैरना आता है? जिसको नहीं आता वो जलमग्न हो जाएगा, जिसको आता है वो निकल जाएगा। ठीक है, समुद्र की लहरों से लड़ते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले आएंगे हम लोग जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। पहले तो नाम ही याद करना पड़ेगा, महाद्वीपीय मग्न तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। है ना, जो ऑप्शन जो ज्योग्राफी वर्ष के लिए क्लास ले आएंगे 10:30 तक आएंगे। 10 बजे डला रहता है, लेकिन वो 10:30 तक हो जाते, स्टार्ट होते होते। समझ गया? राहुल एंड बाकी जो है, बाकी इकोनॉमी में आए थे ना तुम लोग, तो ऐसे ही बैठे रहते होंगे। तो महाद्वीपीय मग्न तट पहला हो गया। दूसरा महाद्वीपीय सेम रहेगा, ढाल, स्लोप। फिर तीसरा आपका जो है गहरे सागरी मैदान, डीप सी प्लेन, या एक वर्ड अबिसल प्लेन भी बोल देते हैं। गहरे सागरी मैदान या अबिसल प्लेन। चलिए आगे, और फिर आपके जो है महासागरीय गर्त, ओशनिक ट्रेंच,
एग्ज़ाम में भी ऐसे ही फ्लो चार्ट्स वगैरह यूज करने की आदत रखनी है अभी से, समझ गए। तो यहाँ लिखने की आदत रहेगी तो एग्ज़ाम में अपने आप ऑटोमेटिकली बिना एफर्ट्स के निकल आएगा। और नहीं रहेगा, सोचो एग्ज़ाम में जाके बना लेंगे तो नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा माइंड जिस तरीके से ट्रेंड रहेगा वहाँ अचानक से 3 घंटे में अलग से काम नहीं करेगा वो। तो ये ट्रेनिंग जो देनी है अभी से माइंड को देनी, कुछ भी लिखो तुरंत सोचो कि कैसे उसको पॉइंट्स में देना है, फ्लो चार्ट में देना है, डायग्रामेटिक देने हैं, समझ गए ना भाई। तो माइंड की ट्रेनिंग जितनी यहाँ पे होगी उतना ही वहाँ पे टाइम भी कम लगेगा और वैसी ही चीज़ें निकलेंगी। इसलिए टेस्ट क्यों दिया जाता है, टेस्ट देने का मतलब ही है ना, कि हम यहाँ पे जिस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे उतना ही वहाँ पे परफेक्शन एग्ज़ाम में भी रहेगा उसी अकॉर्डिंग। इससे जितना लिखोगे उतना मेंस आसान होगा, जितना ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे उतना प्रीलिम्स आसान होगा, समझ गए। तो जियोमॉर्फोलॉजी का एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी एक बार पूरा और पढ़ लो, ऑब्जेक्टिव टेस्ट रखूँगा बीच में, है ना। अभी मेंस का जो लिखने का है इसको एक बार लिखने का है, सबको नहीं लिखा किसी ने, ला के जमा कर देना। 2 लोग ने कल दिया था, बाकी जो बच्चे उसको भी लिख लेना। तुम लोग अभिषेक बाबू लिखे क्यों? एक बार पढ़ो और लिख डालो, मैंने कहा ना साथ साथ तैयार हो जाएगा, है ना। एक बार पढ़ के लिख डालोगे तो टॉपिक हमेशा के लिए कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। उसके बाद दोबारा बस उसको रिवीजन करोगे तो तुरंत रिकॉल हो जाएंगी चीज़ें। और अभी छोड़ दोगे तो फिर बाद में पढ़ोगे तो नया नया फिर से लगेगा वो, तो फिर से नए से लगे, नया शुरुआत कर रहा हूँ। तो एक बार उसको फिर से आंसर लिख करके दे दो, जमा कर दो, फिर एक बार चेक कर दूंगा, फिर फीडबैक दे दूंगा और उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो जाएगा। तो जो टॉपिक है जीएस के क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेन टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, ये 3 टॉपिक को ही समझने वाला टॉपिक है ज्योग्राफी का। बाकी तो फिर कविता कहानी टाइप की। उद्योग पढ़ा हमने, तो उद्योग में ऐसा कुछ भी नहीं है कि रॉकेट साइंस टाइप का तुमको याद करना, लेकिन कुछ फैक्ट्स वगैरह है, कॉन्सेप्ट वगैरह, तो उसके हिसाब से उसको भी लिखना है। लेकिन उसमें कोई 1-2 शब्द इधर उधर कम ज़्यादा हो गए तो गलत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अंतर्जात की जगह बहिर्जात लिख दिया तो गलत हो जाएगा, समझ गए ना भाई। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये हो गए आपके प्रमुख उच्चावच। द्वितीयक में आ जाओ। तो सबसे पहला है मध्य सागरी कटक। मिड ओशनिक रीजेस, मध्य सागरी कटक। अंतःसागरी कैनियन, सबमरीन कैनियंस। तीसरा आ जाओ आपका जो है समुद्री पर्वत, सी माउंट्स। सी माउंट्स, समुद्री पर्वत। चौथा है ग्वाट या समुद्री टीला बोल देते हैं। फिर आ जाओ आपका प्रवाल द्वीप। कोरल आइलैंड्स, कोरल रीफ्स। प्रवाल भित्तियन द्वीप अलग दोनों लिख लो, प्रवाल भित्तियन द्वीप कर दो।
हिंदी मीडियम वाला इंग्लिश वर्ड भी लिख लिया करना है, तो फायदा ही होगा, नुकसान नहीं करेगा। नहीं लिखोगे तो नुकसान होने की संभावना बनी रहेगी। समुद्र के अंदर भी बैंक है, समझ गए? तो वहाँ पर भी बैंक पैसा निकालने डालने जा सकते हो। और आया समझ में? तो ये हो गया आपके गौण उच्चावच के कुछ नाम। तो पहले तो नाम ही याद रखना, प्रीलिम्स के लिए हो चाहे मेंस के लिए हो, चाहे ऑप्शनल हो चाहे जीएस हो। क्वेश्चन आ सकता है, पहला क्वेश्चन यही बनेगा, या ऑब्जेक्टिव वगैरह में स्टेटमेंट। देखो यूपीएससी फैक्ट्स तो पूछता नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट के रूप में महासागर के अंदर जो है ये प्रमुख उच्चावच हो गए। प्रमुख का मतलब जो मेन रूप से फैले हुए, उसके ऊपर फिर ये सब मिलते हैं। उसके ऊपर क्या मिलते हैं? ये सब उसके ऊपर मिलेंगे। तो पहले ये महाद्वीपीय मग्न तट, ढाल, गहरे सागरी मैदान, महासागरी गर्त, ये सब आएंगे आपके जो है, राइट? ये वाला सोल, हाँ वही है। स्पेलिंग क्या है बताऊंगा, ठीक है? वो वाला सोल नहीं है जो तुम्हारे अंदर है, ठीक है? सबके अंदर है, मतलब हसन हम लोग सोल ही है, चेतन शक्ति। मानो चाहे ना मानो, मान लो तो अच्छी बात, नहीं मानो तो मान लेने से आसान हो जाता है जीवन को जीना और समझना, कि हम लोग जो दिख रहा है वो बॉडी है, और उसको चलाने वाली ऐसी कोई शक्ति है जो शरीर को चला रही है। तभी जब हम मरते हैं बॉडी तो यही रह जाती है, तो ऐसा शरीर से क्या निकल जाता है कि फिर वो, तो कई लोग ये बोलते हैं कि आज तक प्रूफ नहीं हुआ। ये बताओ, तूने यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट किया हुआ है? अरे कहीं तो किया होगा, यहाँ नहीं किया तो मोबाइल से कनेक्टेड है, यहाँ वाईफाई दिख रहा है क्या तुम्हें? लेकिन कनेक्टेड है, तो प्रूफ नहीं कर पा रहा है, लेकिन कनेक्टेड तो है वाईफाई से हमारा। इसमें प्लग में बिजली की सप्लाई हो रही है। डाउट है तो हाथ डाल के देख लो ठीक है, लेकिन वो बिजली कैसे दिखाई देती है? बिजली कैसे दिखाई देती है ना? खुली आंखों से तो नहीं, बाकी वो इलेक्ट्रॉन वगैरह का जो फ्लो हो रहा है, स्पेशली वो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह से देखोगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो वगैरह, तो बिजली का अस्तित्व है। उसको प्रूफ करना चाहे कैसे दिखती है, क्या है, कैसे है, तो आसान नहीं है प्रूफ करना। वाईफाई वेव्स के थ्रू जो है हमारे पास मोबाइल से कनेक्टेड है। तो सेम चीज़ आप सोल को मान लीजिए भाई, कि सोल है या नहीं है, इसको प्रूफ करना आसान नहीं है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ तो है जो हमारे बॉडी को रन कर रही है। तो इसलिए फिलॉसफी में सभी फिलोसफर्स ने माना हुआ है, गीता में तो कहा ही गया है। इवन वेस्टर्न फिलोसफर्स ने भी, किसी ने भी इसको डिनाई नहीं किया है, बस नाम किसी ने कहा कॉन्शियस, आपके जो क्या चेतन शक्ति के रूप में, कॉन्शियस पावर के रूप में देखा है, वर्ड अलग यूज कर दिया। हालांकि सोल ही सब लोग बोलते हैं। कांड ने कहा कि प्रूफ करना मुश्किल है, लेकिन मानने में कोई बुराई नहीं है ना? भगवान के अस्तित्व को कांड कहते हैं कि प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन ये भी प्रूफ नहीं कर सकते कि नहीं है, तो मानने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि नैतिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए माना जा सकता है। तो वही चीज़ें है आप कह रहे। तो इसीलिए तो वो वाला सोल नहीं, यहाँ पे ये वाला सोल क्या है देखेंगे आगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रमुख उच्चावच से। तो एक डायग्राम बनाते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें पहले देख लेते हैं। ये जो उच्चावच है समुद्र के अंदर, जैसे आज मैं आप लोग को मैप दिखा देता हूँ, फिर बना के कल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कल फिर बनाना पड़ेगा नहीं तो मेरे को। अभी तो सिर्फ तुमको डायग्राम दिखा के तो समुद्र के अंदर जब जाओगे,
है ना। कितने लोग समुद्र नहीं देखे हैं, मतलब समुद्र के अंदर देखे भी नहीं और गए भी नहीं। हाँ हाँ, ऑफलाइन फिजिकली। कोई बात नहीं, मैं भी पिछले साल तक नहीं देखा था, इसी लास्ट दिसंबर में पहली बार मैं समुद्र किनारे पूरी घूम के आया था। तो मैं भी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी हो गई उसमें, मैं भी समुद्र नहीं देखा था। तो शर्माने और घबराने वाली बात नहीं है। डिपेंड करता है कि आपके पास जेब में पैसा था या नहीं था घूमने लायक, और टाइम था, पैसा था तो टाइम निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए। तो इसलिए नहीं गए तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब समुद्र में ऑब्जर्वेशन देखा होगा कि समुद्र के किनारे किनारे हम दूर तक पैदल पैदल जा सकते, मतलब ये डूबने का खतरा नहीं होता है, डूबने का खतरा नहीं होता। इसका मतलब है कि समुद्र, ये हो गया आपका लैंड, समुद्री किनारा, समुद्री बीच जिसको हम लोग कहते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं हम लोग, जो है हिंदी में पुलीन कहते हैं। समुद्र का किनारा समुद्री बीच कहा जाता है ना भाई, ये तो पता होगा। तो ये समुद्री किनारे वाला जो भाग है, बीच, ये आपका हो गया। जब इधर से हम पानी के अंदर जाते हैं तो एक कुछ दूरी तक समुद्र की गहराई ज़्यादा नहीं होती है, लगभग क्या होती है आपकी, जो है समतल होता है। तो इसको ही हम लोग किनारे वाले पहला जो शुरुआत वाला जो भाग है उसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं, महाद्वीपीय मग्न तट। हिंदी में क्या कहते हैं, मग्न तट कहते हैं ना। डायग्राम कल बता के बताऊंगा। लेकिन जो उसमें आगे एकदम अंदर तक मत चले जाना, एक तो तरंगे इतनी तेजी से आती है कि उसके बाद ठीक है कभी कभी निपट लेते हैं कुछ लोग, है ना। इतनी तेज तरंगे आती है कि जोश में यदि आप चले गए, है ना, जो अच्छे तैराक होते हैं वही उन तरंगों से बाहर आ पाते हैं। तो यदि आप में आप खुद को कॉन्फिडेंस है तभी जाकर के अंदर उन तरंगों से लड़ना, अदरवाइज पानी, अग्नि और हवा, इन तीन चीज़ों से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए, है ना। ये मेरे दादाजी बोला करते थे ठीक है। कभी कभी आग वाग में हम लोग कुछ उल्टा सीधा कर रहा है या पानी में नदी वदी में कहीं रिस्क लेने चले गए, तो हमेशा बोलते थे कि तीन चीज़ों से कभी पंगा नहीं लेना है, आग, पानी और हवा से। तो इसलिए समुद्र के किनारे भी, अभी बिलासपुर की एक लड़की कुछ दिनों पहले पूरी तट पे जाके शहीद हो गई हाँ, मतलब जोश में चली गई होगी या ध्यान नहीं दिए होंगे, है कि नहीं। कई लोग होते हैं ना जोश जोश में धीरे 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 करके आगे बढ़ जाते हैं, तो वो चीज़ें। तो ये महाद्वीपीय मग्न तट, फिर अचानक से ढाल बढ़ने लगता है, गहराई बढ़ने लगती है। ये दिख रहा है, ये पूरा का पूरा भाग क्या हो रहा है आपका, यहाँ से गहरा होना स्टार्ट हो जाता है एक पर्टिकुलर गहराई तक। तो ये पूरा का पूरा भाग हो गया आपका महाद्वीपीय मग्न ढाल, है ना। इसको अभी महाद्वीपीय वर्ड ही हम यूज कर रहे हैं, उसके पीछे भी कारण है। इसको महासागरीय मग्न ढाल नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं हम लोग, महाद्वीपीय ढाल या मग्न ढाल बोला जाता है। कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल स्लोप कहा जाता है, इसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहा गया है। तो अभी तक हमने महाद्वीपीय वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि ये समुद्र के अंदर भले है, लेकिन ये महाद्वीपों का ही विस्तार है जो समुद्र के अंदर डूबे हुए हैं। ऐसे क्यों माना, क्योंकि ये ग्रेनाइट सेल है, ये दोनों अभी जो है यहाँ तक जो महाद्वीप जहाँ जहाँ लिखा हुआ है अभी ये ग्रेनाइट ही है, इसीलिए इनको हम लोग किसका भाग मानते हैं, महाद्वीपों का। वो समुद्र के अंदर भले ही क्या है आपके डूबे हुए। कैसे डूब गए होंगे, क्योंकि मैंने कहा ना महाद्वीप धीरे धीरे बने, पानी बनते गए पानी भरते गया, तो कुछ महाद्वीपों के किनारे वाले भाग भी क्या हो गए, समुद्र के अंदर चले गए। तो डेफिनेटली महाद्वीप है तो धीरे धीरे करके ढाल क्या होगा, बढ़ते जाएगा। पहले ढाल आपका क्या रहेगा, कम रहेगा, फिर अंदर जाएंगे तो फिर ढाल में वृद्धि होती है। तो ये किनारे वाले दोनों ढाल हो गए आपके महाद्वीपीय मग्न तट और ये महाद्वीपीय, इसका ढाल सबसे ज़्यादा ढाल यदि पूरे समुद्र में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ढाल इसी का मिलता है। तो ये महाद्वीपीय मग्न ढाल हो गए, किनारा हुआ, क्लियर हो पॉइंट आपका यहाँ तक। और उसके बाद फिर अंदर जाएंगे तो ये पूरा का पूरा समतल मैदान, अभी भी ढाल ही है ये वाला भाग भी, फिर पूरा समतल मैदान मिलता है पूरे। फिर यहाँ तक क्या मिलेगा आपका, ये फिर अंदर जो है समतल प्लेस मिलेगा, लेकिन गहराई ज़्यादा होगी, है ना। लेकिन अंदर समुद्र में तैरना आता है, गोताखोर जिसको बोलते हैं ना हम लोग, तो समुद्र के अंदर जाएंगे तो ये समतल नहीं है, इसमें कई सारे इस तरीके से। फिर इसी के अंदर जो है मध्य सागरीय कटक मिलेंगे, इसी के अंदर क्या मिलेंगे, मध्य सागरीय कटक मिलेंगे।
कुछ ज्वालामुखी उद्गार से बने हुए वॉल्केनो आइलैंड से ज्वालामुखी पर्वत मिलेंगे। फ्लैट है तो ऊपर वाला भाग फ्लैट होता है तो उसको हम लोग कहते हैं गोएट कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से कहाँ पे मिलते हैं? गहरे मैदानी भागों में मिलते हैं, है ना। जो द्वितीयक हमने देखा था या लघु शिलाकृतियां जो लिखा है वो मुख्य रूप और फिर और अधिक कहीं गहराई पे ये ट्रेंच मिलते हैं। ट्रेंच जो समुद्र के सबसे गहरे भाग होते हैं ये आपके क्या हो गए? ट्रेंच हो गए। तो ये चार प्रमुख, अब ये चारों सभी जगह मिले जरूरी नहीं है ना। अब तुम जाके तट पे ढूंढोगे कि मग्न तट, मग्न ढाल, गहरा मग्न, फिर ट्रेंच भी मिल जाए, वो जरूरी नहीं है। लेकिन सामान्यतः यदि चारों एक साथ मिलते हैं तो इसी तरह से मिलेंगे। पहले मग्न तट मिलेगा, फिर मग्न ढाल मिलेगा, फिर गहरे सागरी मैदान मिलेंगे, फिर ट्रेंच मिलेगा। ट्रेंच हर जगह नहीं मिलेगा, जहाँ प्लेट टकरा के अंदर जा रही है वहीं पे ट्रेंच मिलेगा। ये तीनों तो लगभग 19-20 करके मिल जाएंगे। मतलब पहले सेल्फ मिलेगा, चौड़ाई कम ज़्यादा हो सकती है, फिर कुछ ढाल वाला भाग मिलेगा, फिर आपका आगे जाएंगे तो फिर समतल क्षेत्र मिलेगा। तो ट्रेंच बस हर जगह मिले जरूरी नहीं है। तो इस तरीके से जब समुद्र के अंदर हम जाते हैं तो ये इस तरीके से आपके जो है क्या मिलती है? प्रमुख उच्चावच मिलते हैं। फिर इनके ऊपर जो शिलाकृतियां हैं ये सब गौण उच्चावच में आ जाते हैं। आ रहा है समझ में? वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रहेगा, ठीक है। हाँ, अलग अलग क्षेत्रों में कहीं पे मग्न तट चौड़े है, कहीं पे कम है। तो औसतन कल बताऊंगा मैं आपको कितना रहता है, लगभग कितनी गहराई, लगभग 200 आपके जो 200 मीटर तक रहती है। 200 मीटर, 200 फैदम बोल देते हैं, 100 फैदम कहा जाता है, 180 मीटर या 200 मीटर तक, है ना। फैदम करके पढ़ेंगे एक वर्ड, 200, एक कल डिटेल बताऊंगा। 200 मीटर तक लगभग गहराई। तो यहाँ पे पानी की गहराई लगभग कितना मिलेगी आपका? 200 मीटर। तो अलग अलग पढ़ेंगे, कल सेल्फ की विशेषताएं पढ़ेंगे, तट पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये चीज़ें मिलती है। अभी ठीक है, ठीक है। गोएट कुछ नहीं बताया मैं, इसीलिए तुमको एग्जाम्पल के रूप में बताया, कल और डिटेल बताऊंगा, घबराओ मत, ठीक है। गोएट मैंने कहा कि ये आकृति बना के दिख रहा है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि कोई ऊंचा भाग जिसका ऊपर का भाग क्या इस तरीके से फ्लैट हो, तो उसके टोपोग्राफी को हम क्या नाम दे दिए आपका जो है? गोएट। मतलब है पर्वत ही, लेकिन ऊपर का भाग इस तरीके से क्या है, किसी ने ऊपर से चाकू से क्या कर दिया? काट दिया। समझ गए ना भाई? गले को काट दिया। तो जो टोपोग्राफी दिखाई रही वो उसको गोएट बोलते हैं। सी माउंट समुद्री पर्वत। तो समुद्र के अंदर जो भी पर्वत मिलेंगे उसको क्या बोलेंगे? पर्वत के समान जो शिलाकृति मिलेगी उसको क्या बोलेंगे? सी माउंट। कॉमन सा, क्लियर है? तो एक तो ये हो गया। अब ये सब के बारे में पता कैसे चलता है, उसकी तकनीक को हम लोग कहते हैं, एक तो बाथीमेट्रिक मेथड कहते हैं। विधि लिख लो कि समुद्री तली का जो अध्ययन किया जाता है उस विधि को कहते हैं बाथीमेट्रिक मेथड। बाथीमेट्रिक मेथड विधि कहा जाता है। और इस विधि में हम लोग साउंड वेव का यूज करते हैं, ध्वनि तरंगों का, जिसको सोनार तकनीक कहा जाता है। ध्वनि तरंगों का यूज करते हैं। उसको हम लोग कहते हैं सोनार मेथड। नाम सुना है सोनार? सोनार टेक्नोलॉजी। साउंड, सोनार का फुल साउंड, ठीक है। SO का साउंड है, नेविगेशन, रेंजिंग एंड रेंजिंग टेक्निक करके वर्ड है इसका जो है। साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। SO दोनों के लिए आ जाएगा साउंड, इसका है नेविगेशन एंड, और ये रेंजिंग। इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो ये है। तो साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग
सोनार टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो एक क्वेश्चन कभी आ जाए कि समुद्र के अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं है ना, उसका अध्ययन करने के लिए जो मेन मेथड यूज की जाती है वो कौन सी हो गई आपकी? सोनार मेथड हो गई, है ना। अब तो हमारे पास और भी आ गए, अब तो एआई आ गया, तो जाके कैमरा लगा दें, कैमरा वैमरा भी लगा देते हैं वैसे तो। लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं, साउंड वेव भेजते हैं। साउंड वेव की स्पीड हमें पता है, गहराई कैसे पता चलेगा? जैसे भारत विश्व में सबसे अधिक गहराई वाली ट्रेंच है आपका जो है मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच ये विश्व की सबसे गहरी ट्रेंच है। इसकी गहराई लगभग माना जाता है 11,000 आपके जो है, ठीक है, 11,020 मीटर है, कुछ मीटर है आपके जो, मतलब 11 किलोमीटर से ज़्यादा है, ठीक है। 11,000 मीटर है आपका, कितना एग्जैक्टली याद है किसी को? 11,020 मीटर के आसपास, 200, हाँ 11,200 मीटर, राइट। 11,200 मतलब 11 किलोमीटर गहरा है। अब कोई जाके नाप के दाई नहीं होगा 11 किलोमीटर गहरा है करके, तो कैसे पता चला कि 11 किलोमीटर है? ड्रिल करके। तो वो तो अधिकतम गहराई तक खोदा गया खान है, वो तो 12 किलोमीटर लगभग खोदी गई है। तो इसका यूज करते हैं हम लोग, साउंड वेव का यूज करते हैं, है ना। साउंड वेव भेजते हैं, साउंड वेव की स्पीड हमें पता है, समुद्री ध्वनि तरंगों की स्पीड पता है ना भाई। तो नीचे फ्लोर से टकरा करके फिर से वापस आती है, तो इससे हम इसकी गहराई निकाल सकते हैं। गणित का क्वेश्चन हो गया, बताओ साउंड वेव की स्पीड कितनी है? 332 मीटर पर सेकंड। 343 कहाँ से आ गया? 332 हो गया, 330 होगा। राहुल, ध्वनि तरंगों की गति कितनी है? विकास, हाँ भाई 330 से 332 होगा। 300 अलग अलग में अलग अलग होता है, एवरेज गूगल में डाल के देख लो ना तुरंत भाई। 343 तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। एवरेज स्पीड ऑफ साउंड करके डालो, अलग अलग में अलग अलग रहेगा। 330 या 332 होता है। एटमॉस्फेयर डाल दो, ज़्यादा ज़्यादा होगा तो ये 20 डिग्री टेम्परेचर पे रूम की बात कर रहा है, एटमॉस्फेयर में नॉर्मल टेम्परेचर पर, ठीक है। इसमें 343 दिखा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से 330 332 मीटर होता है एक एवरेज। हाँ, तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ये आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में लगभग आपका जो है स्पीड कितनी होती है? 332 या 331 या 3 के आसपास होती है, राइट। तो स्पीड पता है हमें, अब दूरी निकाल लोगे? नहीं पता, नहीं निकाल पाओगे अभी भी? क्या गणित पढ़ रहे हो? मैंने तुमको सिर्फ इतना बताया, साउंड की स्पीड इतनी बता दी, तो डिस्टेंस निकाल लोगे? स्पीड पता है तो सीधी सी बात है, कितना समय जाने में और कितना समय, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? दूरी बटे समय होता है कि नहीं होता है भाई? कैसे आईएएस बनोगे फिर? तो ये स्पीड हमें पता है, ये हमको पता है, समय पता चल जाएगा कितना देर जाने में लगा और कितने देर आने में, है ना। जहाँ से छोड़ा और वापस आके यहाँ पे रिसीव किया, उस दोनों का टाइम पता चल जाएगा। ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, तो ये निकल जाएगा आपका जो। आया समझ में? तो इस तरीके से साउंड वेव का यूज करते हैं गहराई को नापने के लिए। क्या हो गया नासरीन? आया समझ में ना कि कैसे साउंड वेव के थ्रू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं? कोई डाउट किसी को? हाँ, सबमरीन भी सोनार टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है। सबमरीन का मतलब अंदर पनडुब्बी जो होती है वो, ठीक है, कितनी गहराई पर है, क्या है, वो सब अंदाज़ा लगाती है। तो साउंड की स्पीड जो है एवरेज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी नोट करिए, सब भी नए नए फैक्ट्स है जो काम के हैं, ये भी काम आएंगे, ऐसा नहीं कि बेकार के हैं। तो 0 डिग्री टेम्परेचर के आसपास साउंड वेव का कितना है आपका? 332, और जो रूम टेम्परेचर है
20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये सब फैक्ट्स भी नोट कर लो। 20 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर है तो उसमें स्पीड होती है 343 मीटर पर सेकंड। समझ गए? ये रूम टेम्परेचर लगभग 20 डिग्री पर। पानी के अंदर 1480 मीटर पर सेकंड होता है। में ज़्यादा होता है, स्टील या लोहा लोगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो हाँ, डेंसिटी बढ़ेगी तो वो बढ़ते हैं। तो ठोस में ज़्यादा, द्रव में कम, फिर गैस में कम। स्टील में होता है 560 मीटर पर सेकंड। स्टील में समझ गए? तो टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है आपके जो है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, है कि नहीं? लेकिन ठंडी में ज़्यादा आवाज़ दूर से सुनाई देती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर क्या होता है, हाँ मतलब शांत हो जाता है ना, बाकी हवाएं हमारे कम चलती है, एयर क्या हो गई आपकी, डेंस हो गई। तो इस कारण से स्पीड तो उतनी ही रहेगी, मतलब कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम हो एटमॉस्फेयर का तो। लेकिन चूजे क्या है आपका जो है कि एटमॉस्फेयर क्या हो गया आपका, शांत हो गया एकदम। तो इस कारण से थोड़ा सा स्पीड या आवाज़ ज़्यादा तेज आती है आपकी, जो फ्रीक्वेंसी वगैरह। आ रही बात समझ में? ये सब क्वेश्चंस भी कभी कभी आते थे पहले, अब लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि गर्मी, जैसे रेलवे स्टेशन के किनारे कोई रहे होंगे या रेलवे लाइन जो हॉर्न बजता है, तो गर्मी में उतनी दूरी से आवाज़ नहीं आता है जितना कि ठंडी में आवाज़ आती है। तो रात को और ज़्यादा आती है, ठीक है। तो डेंसिटी से सीधा संबंध है। डेंसिटी एक तो होता है कि टेम्परेचर से भी है, और दूसरा डेंसिटी से है। तो एयर डेंस हो जाती है ठंडी के दिनों में, हवा क्या हो गई, ना तो बढ़ के ठंडी होने के कारण से, इसलिए अधिक दूरी से आवाज़ आ जाती है आपके पास। आया समझ में? तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, डेंसिटी पर भी डिपेंड करती है। तो ये सब क्वेश्चंस भी आएंगे। चलिए कल बाकी देखेंगे, कल अलग अलग महाद्वीपीय मंगल तट क्या है, कैसी विशेषताएं, इन सब के बारे में। तो आज समझ में आ गया क्या पढ़ने वाले हम लोग आगे। चलिए आज के लिए तो काफ़ी शुरुआत करने के लिए।